एपिसोड 7 लाश और वारदात। ऋतु गुस्से में मुग्धा के ऊपर बैठकर उसके सीने में लकड़ी का पैना खूंटा धीरे धीरे घुसा रही थी और मुग्धा के दिल की धड़कनें बाहर तक सुनाई देने लगी हैं और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। मुग्धा की जान बस निकलने ही लगती है कि तभी अचानक एक हाथ ऋतु के हाथ को पकड़ लेता है और पीछे खींच देता है। ऋतु हवा में उड़ती हुई जाती है और दीवार से टकराती है और धपाक से नीचे गिरती है। मुग्धा की बंद हुई आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसे सामने उसके पापा पृथ्वीराज शर्मा नजर आते हैं। वो मुग्धा को देखकर मुस्कुराते हैं और ऋतु की तरफ पलटकर देखते हैं तो उनकी आंखें वो गुस्से में लाल हो जाती हैं। पृथ्वीराज शर्मा दहाड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तभी ऋतु एक हुंकार भरती है और पृथ्वीराज पर हमला कर देती है। पलक झपकते ही वो ऋतु के हाथ से लकड़ी का पैना खूंटा खींचते हैं और ऋतु के सीने पर धंसाने लगते हैं। तभी पीछे से मुग्धा चीखती है, नहीं पापा, रुक जाओ, आपको मेरी कसम। तभी वहाँ माया और समीर भी पहुँचते हैं और ये सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पृथ्वीराज गुस्से में कांप रहे होते हैं और ऋतु की आंखों में घूर रहे होते हैं। वो अपने आप को संभालते हुए खूंटा फेंकते हैं और ऋतु को दूर फेंकते हैं। गुस्से में ऋतु से कहते हैं, तुम अपनी हद में रहना सीखो। ऋतु जवाब में कहती है, हाँ, मैं तो आपकी सौतेली हूँ। आपकी अपनी बेटी तो बस मुग्धा है। पृथ्वीराज ऋतु की बात को इग्नोर कर देते हैं और मुग्धा से पूछते हैं, तुम ठीक हो बेटा? मुग्धा ना में सर हिलाकर बोलती है, मैं ठीक नहीं हूँ पापा, आप लोगों ने अपना प्रॉमिस दोबारा से तोड़ दिया। मुग्धा, तुम भूल रही हो, पृथ्वीराज शर्मा अपने प्रॉमिसेस कभी नहीं तोड़ता। मुग्धा ने कहा, लेकिन प्रॉमिस टूटा है पापा। मेरा क्लासमेट रॉनी, क्या मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत है? क्या गलती थी रॉनी की? बस यही ना कि वो इंसान था। इतना कहते कहते मुग्धा की आंखें खून के आंसुओं में नम हो जाती हैं। मुग्धा रुहासी होकर आगे बोलती है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था ना, नो मोर ह्यूमन मीन्स नो मोर ह्यूमंस, मगर फिर भी आप लोगों को मेरी बात नहीं समझ आई। आज के बाद मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगी। इतना कहकर मुग्धा वहां से गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मुग्धा, लिसन टू मी। पृथ्वीराज ने मुग्धा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। पृथ्वीराज ने पलटकर माया, ऋतु और समीर को गुस्से में देखा। वहीं अपने कमरे में लौटकर मुग्धा ने अपनी माँ की तस्वीर की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है माँ? मैं हर बार क्यों नाकाम हो जाती हूँ? क्या गलती है मेरी? ना मैं इंसान हूँ और ना ही मैं पूरी तरह इन लोगों जैसी हूँ। फिर क्यों हर बार मेरी वजह से उन बेबस इंसानों की जान चली जाती है? ऐसा कहकर मुग्धा अपनी माँ की आंखों में ध्यान से देखने लगी। जानती हूँ माँ, एक बार पहले भी मैंने क्लास 12th में प्रतीक की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ऋतु की वजह से उसकी जान चली गई थी और ऐसा ही आज फिर हुआ। मैंने रोनी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाई। इतना कहकर मुग्धा रोने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह खून के आंसू बहने लगे। माँ, क्या मेरा लोगों के लिए फिक्र करना और उनके बारे में सोचना ही उनकी जान जाने की वजह है? बताओ माँ। क्योंकि ऋतु का वहां समीर के साथ ना होना और उसके अजीब रवैये की वजह से रोनी की मौत के पीछे का शक मुग्धा को इस बार भी ऋतु पर ही हो रहा था। उस वक्त मुग्धा खुद को लेकर काफी गिल्ट महसूस कर रही थी, क्योंकि वो रोनी की जान नहीं बचा पाई थी। तभी उतनी देर में मुग्धा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। माँ की आंखों में भी उस शख्स की परछाई उभर चुकी थी, जिस वजह से मुग्धा को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़ी। उसके पीछे इस वक्त पृथ्वीराज शर्मा खड़े थे। गलती मेरी है बेटा, मैंने ही तुम्हारे भाई बहन पर कुछ ज्यादा भरोसा कर लिया। मुझे लगा था वो तुम्हारी तरह आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया है। मुग्धा अपनी पापा को पकड़ लेती है और रोने लगती है। पृथ्वीराज मुग्धा के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हे मुग्धा,
कम ऑन। तभी नम आंखों से अपने पापा की आंखों में देखते हुए मुग्धा कहती है, माना कि हम इंसान नहीं हैं, लेकिन हम इंसानों के बीच उनकी तरह रह तो सकते हैं ना। किसी की मौत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आई कैन नॉट सी एनीवन डाइंग पापा। मुझे गिल्ट फील होता है, बुरा लगता है। रोनी कभी नहीं मरता अगर वो मुझे नहीं जानता होता। मुग्धा के बगल में बैठते हुए पृथ्वीराज ने कहा, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ मुग्धा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। मुग्धा अपने पापा के कंधे पर सर रखकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। वहीं दरवाजे के एक कोने में खड़े होकर थापा ये सब देख और सुन रहा होता है और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी खामोशी होती है जो मुग्धा को नजर नहीं आती है। तभी पृथ्वीराज की आंखें थापा की आंखों से मिलती है और थापा मुड़कर वहां से चला जाता है। कहीं से खबर मिलने के बाद एक लोकल न्यूज चैनल वाले भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन मिहिर ने उन्हें आलोक अंकल से दूर हटा दिया, क्योंकि आलोक वर्मा पूरी तरह से टूट चुके थे। रो रो कर उनका बुरा हाल था और मिहिर उन्हें संभाले हुए था। लेकिन उस वक्त मिहिर भी अंदर ही अंदर इतना बिखर चुका था कि वो अपने इस सदमे को किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे इस वक्त रोनी के पेरेंट्स का सपोर्ट सिस्टम बनना था, ना कि खुद कमजोर पड़कर अपनी कमजोरी को एक्सप्रेस करना। मिहिर चाहकर भी उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वो अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जल रहा था। उसे उस वक्त मुग्धा पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मुग्धा के खिलाफ बिना किसी सबूत के कुछ कर भी नहीं सकता था। तब तक कुछ जरूरी कार्रवाई फॉरेंसिक टीम कर चुकी थी। तब ऑफिसर दुर्गा प्रसाद बॉडी को बहुत बारीकी से अपने दस्ताने पहनकर देख रहे थे। ये एक सिंपल सा मर्डर केस कहीं से भी नहीं लग रहा था, क्योंकि बॉडी पर कहीं भी कोई घाव का निशान मौजूद नहीं था, सिवाय कुछ खरोच के निशान के। वहीं गर्दन पर 2 अजीब से निशान मौजूद थे, 2 छेद के निशान। रोनी की डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉडी में एक बूंद भी खून ना बचा हो, जैसे गर्दन के उस जगह से ही किसी नुकीली चीज से पूरी बॉडी का खून निकाल लिया गया हो। पता नहीं खून ना होने की वजह से या किसी और वजह से रोनी की पूरी बॉडी सफेद पड़ गई थी। एक वाइट कोट पहने हुए आदमी से दुर्गा प्रसाद ने पूछा, वेंकटेश, बॉडी से क्या कोई फिंगरप्रिंट्स हाथ लग पाया? वेंकटेश ने जवाब दिया, नो सर, किसी जानवर का ही काम लगता है। मगर बहुत ही हैरानी की बात है कि पूरे शरीर में खून का एक कतरा नहीं है। खून गया कहाँ? क्राइम सीन पर खून का एक धब्बा नहीं है। कोई फिंगरप्रिंट हमारे हाथ नहीं लग पाया, लेकिन उसकी बॉडी पर से कई जगह पर खरोच के निशान मिले हैं, जैसे किसी जंगली जानवर ने उससे नोच खाया हो। हमने तकरीबन 2 घंटे इस जगह की अच्छे से तलाशी भी ली, लेकिन अभी तक कुछ भी खास एविडेंस हमारे हाथ नहीं लगा। हमारी तहकीकात जारी है। हमें कुछ भी पता चलता है तो हम सीधा आपको बता देंगे, नहीं तो पोस्टमार्टम के बाद ही आगे कुछ पता चल पाएगा। ओके, फर्दर ऑपरेशन जारी रखो। इतना कहकर दुर्गा प्रसाद गहराई से कुछ सोचने लगे। वहीं तब तक मिहिर ने अपने रतन मामा को कॉल करके वहां मर्डर स्पॉट वाली जगह पर बुला लिया था। रोनी की बॉडी की हालत को कुछ देर तक गौर से देखने के बाद रतन मामा कुछ गंभीर नजर आने लगे थे। दुर्गा प्रसाद ने हंसमुख से जैसे ही कहा, कहीं फिर से वही सब तो नहीं हो रहा जो आज से तकरीबन 21 साल पहले हुआ था? हवलदार हंसमुख ने दुर्गा प्रसाद की ओर देखते हुए पूछा, 21 साल पहले ऐसा क्या हुआ था साहब? तब रतन मामा ऑफिसर दुर्गा प्रसाद और हंसमुख की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। दुर्गा प्रसाद जैसे अपनी पुरानी यादों के झोले से एक पुरानी हैरत अंगेज कहानी सुनाने लगे। हंसमुख, ये तब की बात है जब मेरी नए हवलदार के तौर पर इस इलाके में पोस्टिंग हुई थी। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही रहस्यमय तरीके से कई मौतें हुई थी। उस वक्त भी कातिल का कुछ पता नहीं लग पाया था और ना ही कोई मर्डर वेपन के बारे में कुछ खास मालूम चला था। और तब तो इंडिया में फॉरेंसिक साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की थी। शुरू में हमें लगा था कि ये सिर्फ किसी खूंखार जंगली जानवर का काम होगा, लेकिन नहीं। इतने भयानक तरीके से कोई जंगली जानवर इन रहस्यमयी मौतों की वजह नहीं बन सकता।
तभी झट से रतन मामा ने कहा, आपने सही कहा ऑफिसर, लगता है 21 साल पहले का इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। आपको जल्दी ये सब रोकना होगा, नहीं तो इसका अंजाम शिमला के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जैसे ही मिहिर ने ये सब सुना वो हैरान रह गया। आखिर 21 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो फिर से एक बार यहाँ हो रहा है? कुछ देर बाद वेंकटेश ने दुर्गा प्रसाद की ओर आगे बढ़कर कहा, सर, यहाँ स्पॉट से कोई फुटप्रिंट भी बरामद नहीं हो सका। बारिश की वजह से सारे फुटप्रिंट मिट गए हैं। पेट्रोलियम टीम के यहाँ आने से पहले ही बारिश शुरू हो चुकी थी। पर मुट्ठी से मारते हुए ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने कहा, एक फुटप्रिंट ही तो हम पक्के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। जब आलोक वर्मा की हालत कुछ सुधर गई तब दुर्गा प्रसाद ने आलोक वर्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, आलोक जी, क्या आपको किसी पर शक है जिससे रोनी की कभी कोई लड़ाई वगैरह हुई हो? उस लड़की के अलावा सिर्फ वही लड़का कातिल हो सकता है जो उस रोज रोनी को ढूंढते हुए हमारे घर आया था। उसका नाम याद नहीं आ रहा। ऐसा कहकर आलोक वर्मा सोचने लगे। दुर्गा प्रसाद ने पूछा, क्या नाम था उसका आलोक जी? याद करने की कोशिश कीजिए, शायद हमें कोई लीड मिल जाए। अपने आंसू पोंछते हुए आलोक वर्मा ने कहा, हाँ, याद आया, समीर नाम था उसका। समीर? ये नाम तो मैंने भी कहीं सुना। ये कहीं वही लड़का तो नहीं जो उस रात मुझे वहां रोनी को ढूंढते वक्त मिला था? अचानक से ये ख्याल मिहिर के दिमाग को कौंध गया। सर, मैं भी एक समीर नाम के लड़के से मिला था, लेकिन वो अचानक से आया था और यूं अचानक से ही गुम हो गया था। और वो बड़ी बेसब्री से रोनी को ढूंढ रहा था, जैसे कि कोई बेहद जरूरी काम हो उसे रोनी के साथ। हसमुख, ये नाम नोट कर लो और अपने सारे खबियों को इस समीर नाम के लड़के का पता लगाने के लिए कह दो। तब तक मिहिर और आलोक वर्मा ने समीर के हुलिये के बारे में भी हसमुख को कुछ और डिटेल्स बता दी थी। वहां की बची कुची पड़ताल हो जाने के बाद दुर्गा प्रसाद ने कुछ सोचकर मिहिर से कहा, मिहिर, तुम आलोक जी के साथ घर चले जाओ, मैं हसमुख को कहकर आप लोगों को घर छुड़वा देता हूँ। तब तक हम रोनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जैसे ही हमें कोई पुख्ता सबूत मिलेगा हम आप लोगों को इस बारे में बताएंगे। वो रात दूसरी रातों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही काली थी। हवाएं सन सन बह रही थी। दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी हवाएं अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही थी। मिहिर पूरी रात आलोक वर्मा और उनकी पत्नी आशा के साथ ही रहा, क्योंकि रह रहकर आशा वर्मा रोने लगती थी। आलोक वर्मा ने तो जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, लेकिन रोनी की माँ आशा शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मिहिर ने रोनी के माँ बाप को संभालते हुए कहा, अंकल, आंटी, आप दोनों खुद को संभालिए। पुलिस जरूर कोई ना कोई सबूत उस मुग्धा के खिलाफ इकट्ठा कर लेगी। मैं कल सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाकर पता करूंगा कि उन्हें कोई और सबूत मिला या नहीं। तकरीबन 6 घंटे बाद मिहिर पूरी रात नहीं सोया था। वो सारी रात रोनी के माँ बाप के सिरहाने ही बैठा रहा। ना सोने की वजह से उसकी आंखें उनींदी नजर आ रही थी और आंखों का रंग सुर्ख लाल दिख रहा था। साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने दोस्त को याद करके सारी रात में कई बार रोया था। उसके अंदर गुस्सा जैसे फट पड़ने को बेचैन था। वो बस सुबह होने का जैसे तैसे इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पुलिस तब तक कोई ना कोई सबूत इकट्ठा कर ही लेगी। इसलिए सुबह होते ही वो बिना ज्यादा तैयारी के पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और सीधे ऑफिसर दुर्गा प्रसाद से एविडेंस के बारे में पूछने लगा। अभी तक तो कोई खास सबूत हमारे हाथ नहीं आया। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ पता चलते ही हम इन्फॉर्म करेंगे। दुर्गा प्रसाद ने समझाते हुए कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना, इस मर्डर में उस मुग्धा शर्मा का हाथ है, लेकिन आप लोग मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। आप लोग किसी काम के नहीं हैं। शायद आप लोग भूल गए हैं कि आपकी वर्दी में ये जो सितारे लगे हैं उनके मायने क्या हैं, या फिर आप लोग सोचते हैं कि सबूत बैठे बिठाए ही आपको मिल जाएगा। इसलिए पूरा देश आप लोगों पर हंसता है, कानून का मजाक उड़ाता है। सच कहते हैं लोग, पुलिस किसी काम की नहीं है। मिहिर काफी ऊंची आवाज में दुर्गा प्रसाद से बात करने लगा था।
इसलिए दुर्गा प्रसाद ने ताव में आकर कहा, लड़के, ये पुलिस स्टेशन है, मछली बाजार नहीं, जहाँ ऊंची आवाज में तुम अनाप शनाप बकते चले जा रहे हो। अभी तुम अपने होश में नहीं हो, नहीं तो मैं इस वर्दी और इस सितारे के मायने तुम्हें समझा देता। और हाँ, आइंदा से मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो कातिल के मिलने से पहले तुम्हें ही हवालात की हवा खिला दूंगा, समझे? तभी हवलदार हसमुख ने ऑफिसर दुर्गा प्रसाद के पास आकर रोनी की कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड दिखाते हुए बताया, सर, रोनी ने आखिरी बार इस नंबर पर कॉल किया था और इस नंबर से रोनी की पिछले 1 हफ्ते में कई बार बात हुई है। तभी दुर्गा प्रसाद ने कहा, हो सकता है यही नंबर हमें रोनी की कातिल तक पहुंचा पाए। तभी अचानक से मिहिर ने पूछा, ऑफिसर प्लीज, क्या मैं इस नंबर को डायल करके देख सकता हूँ? कुछ सोचकर दुर्गा प्रसाद ने भी वो नंबर मिहिर को डायल करने के लिए दिया। जैसे ही मिहिर ने नंबर डायल किया और स्क्रीन को इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद को दिखाते हुए कहा, ये रहा कातिल का नाम,